नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जैसे विषय को भी हमारे सिलेबस में रखा गया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सरल पूछे जाते हैं। यहाँ से जो नंबर मिलते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं, मुझे जहां तक ऐसा लगता है, क्योंकि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम सरल होते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में साफ साफ कहा गया है कि केवल और केवल आपको क्या होना चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए बस कंप्यूटर के बारे में। और कंप्यूटर के बेसिक जानकारी में बस छोटी मोटी बातें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा एमसीक्यू, और उसके बाद जब एमसीक्यू वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को करवा दूंगा थ्योरेटिकल पार्ट, ताकि आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए कंप्यूटर जैसे विषय। यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से बना रहा तो निश्चित तौर पर ये सीरीज जो होगी कंटिन्यू चलती रहेगी। और एक और बात लास्ट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, दूसरों को भी शेयर कर दें। अच्छा, जो लोग जुड़ते हैं वे लोग कमेंट करके जरूर जाया करें, कुछ नहीं तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी समय चल रहा हो उस हिसाब से नमस्कार करके जरूर जाया करें। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, इतने छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ताकि आपके डाउट्स को मैं लेकर एक तरह से क्लियर कर दूं आपको, ताकि कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। पहला ऑप्शन कहता है वान न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन कहता है जीएस किल्वी, तीसरा ऑप्शन कहता है चार्ल्स बेबेज, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे पता है कि मेरे सारे छात्र इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक या आविष्कारक कौन है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ये कहकर पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के जो जनक हैं वे वही है, चार्ल्स बेबेज ही है। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो भी आंसर वही होगा। ठीक है, सेम आंसर होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न के बारे में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है, इसका भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नेम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नेम क्या था दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है कि एटरिश, दूसरा ऑप्शन कहता है एनेक, तीसरा ऑप्शन कहता है टैंडी, और चौथा ऑप्शन कहता है नोवेल्ला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं खास आप लोगों की बात करना चाहूंगा। दरअसल क्या है कि अभी कुछ लोग क्या करेंगे, जिसके बारे में नहीं जानते हैं वो वाला आंसर देंगे। ठीक है, मतलब तुक्का लगाएंगे कुछ अलग तरीके से। थोड़ा सा तुक्का भी लगाया करें ना, सोच समझ के लगाया करें, तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सही हो जाएगा। कुछ लोग ये सोच कर लगाते हैं तुक्का कि जो हमें नहीं पता है उसको अगर हम लगा देंगे तो निश्चित तौर पर वो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी रेयरेस्ट केस में होता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा कि सबसे पहले कंप्यूटर का नेम क्या था दोस्तों। सबसे पहले कंप्यूटर का नेम था एनिक था, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ENIAC। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में कि क्या खास बात है। इसके फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा इसके फुल फॉर्म के बारे में, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न बन जाता है कि कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर था, सबसे पहले कंप्यूटर का जो नेम था एनएक, उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, इसे कब बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट हुआ था उसी के आसपास क्या किया गया था, इसे प्रोग्राम किया गया था। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है 1949, दूसरा ऑप्शन कहता है 1951, और तीसरा ऑप्शन कहता है 1946, और चौथा ऑप्शन कहता है 1947। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। यहां पर अगर आप देखें तो 1947 में ही हमारा देश आजाद हुआ था,
भारत देश स्वतंत्रता की प्राप्ति को हासिल किया था, जो कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। कहीं ना कहीं हम गुलाम से स्वतंत्र हो जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि आप जानते हैं कितने साल लग जाते हैं हमें आजादी पाने में, और कितने साल हम गुलाम रहते हैं। सोचिए हमारा देश कैसा था बेचारा। हाँ, तो इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। अगर मन करता है तो आप पेन कॉपी उठाइए और सारी बातें लिखते भी चलिए कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सर्वप्रथम 1946 में, 1946 में इसकी खोज हुई थी। आइए समझ लेते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया गया, और गणना मशीन के क्षेत्र में पहली क्रांति अगर देखा जाए 1946 में आई, और जब जेपी एकर्ट और जॉन मार्शली ने विश्व के पहले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की थी तब। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनएक के बारे में बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। एनएक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एनएक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तुरंत इसको याद कर लीजिए, अगर मन करता है नहीं याद हो रहा है तो इसको फटाफट क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में भी मेंशन कर लीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ग्रेट क्रांति रेवोल्यूशन कब आती है, कब एक तरीके से कह सकते हैं महान क्रांति आती है। पहला ऑप्शन कहता है 1977, दूसरा ऑप्शन कहता है सन 2000 में, तीसरा ऑप्शन कहता है 1955 में, और चौथा ऑप्शन कहता है 1960 में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई थी दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1960 में, 1960 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स बेबेज। फिर हमने जाना कि सबसे पहले कंप्यूटर का नेम क्या है, तो एनेक है। सबसे पहले कंप्यूटर का नेम क्या है, एनेक है। कंप्यूटर जो एनेक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, एनेक का फुल फॉर्म क्या है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर हमने आपको बताया कि कंप्यूटर की आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, 1946 में। ध्यान रखिएगा 1946 में सबसे पहले कंप्यूटर की खोज हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इसके फुल फॉर्म के बारे में तो पहले ही बता दिया है हमने, एनी एक कह सकते हैं अगर कोई, एनी एक, ठीक है, एनी एक अगर कहे या एनी कहे बात एक ही है, तरह तो आप समझ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक। चलिए इसका फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई, 1960 में। शायद यहां तक की बातें आपको याद हो गई होंगी। आइए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, बताइए जल्दी से आंसर की कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन कहता है गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन कहता है संगणक, तीसरा ऑप्शन कहता है हिसाब लगाने वाला, और चौथा ऑप्शन कहता है परिगणक। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, अपनी बात को जरूर शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप जरूर अपनी बात को कमेंट में रखा ही करें। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तब भी अपनी बात को रख कर जाया करें कि सर सब सही चल रहा है। बस आप इसी तरह से पूरे सीरीज को कंटिन्यू रखिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संगणक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा गया है, संगणक कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ए वाला प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दिवस के रूप में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन कहता है 14 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन कहता है कि 22 दिसंबर, और चौथा ऑप्शन कहता है 2 दिसंबर। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर।
2 दिसंबर को क्या किया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि आप जानते ही हैं। 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को क्या होता है, 2 दिसंबर को क्या होता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत याद भी करते चलिए, तुरंत अपने दिमाग में सेट भी करते चलिए, सेट करते चलिए एक एक चीजों को, कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी, सन 2001 में। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जवाब तुरंत दीजिएगा आंख बंद करके, कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत हुई थी सन 2001 में। कब शुरुआत हुई थी, सन 2001 में दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या होता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे कोने कोने तक ले जाने और विशेष रूप से भारत में बच्चों और महिलाओं के बीच तकनीकी कौशल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई सन 2001 में दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। अच्छा, जिसको कंप्यूटर आता होगा, जिसने कभी सीखा होगा ना, वो तो कह रहा होगा ये क्या चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन लेकर आ गए सर। ठीक है, ये सब इससे भी बड़ा पूछना चाहिए था इनको। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, भले ही आपको आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप रिवीजन नहीं किए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज को छोटा मत समझिएगा, जो चीजें आपको मिल रही है बस उसको देखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिन हमारे दोस्तों को नहीं आता है उनको एक तरह से आने लगेगा। ठीक है, जिससे एक तरह से वे आपको भी प्रोत्साहित करेंगे और हमें भी एक बार प्रोत्साहित जरूर करेंगे कि वाकई सर ने जो क्वेश्चन लाया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमें तो नहीं आता था। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए, सारे ही आंसर दे देंगे इसका आंसर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा ऑप्शन कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट। तीसरा ऑप्शन कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, जो कि आप जानते ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहां पर आपने पहले ही देख लिया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने पहले ही देख लिया होगा उसका आंसर सीधा सीधा दे दिया होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे अरे सर ये तो हमें पहले से ही आता था, आप पागल बना रहे हैं हमें। हाँ, सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, जिसको क्या होता है, जो कभी पढ़ा होता है ना और अचानक उसे नहीं याद आता रहता है, और सडनली जब उसे आंसर बताया जाता है तो ये कहता है कि अरे सर ये क्या आपने कर दिया, ये तो मुझे पहले से ही आता था। लेकिन दरअसल क्या है, उस समय उसे नहीं याद था ना, तो इसलिए कह दो कि हमें नहीं आता था उस समय। मतलब उस समय नहीं याद तो समझ लो नहीं आता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो इसका दूसरा नेम क्या है दोस्तों, तो इसका दूसरा नेम है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है, यानी कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में भी इसे जाना गया। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कंप्यूटर ऑफ ब्रेन किसे कहा गया है। तो कंप्यूटर ऑफ ब्रेन कहा गया है सीपीयू को कहा गया। किसे कहा गया है, सीपीयू को कहा गया है। और दूसरी बात करते हैं कि सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के नाम से भी इसे जाना गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और मन करता है तो जल्दी से अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सा जो सर्च इंजन नहीं है, गूगल जैसे काम नहीं करता है। पहला ऑप्शन कहता है गूगल, दूसरा ऑप्शन कहता है याहू, और तीसरा ऑप्शन कहता है बैडू। हाँ, इसे क्या बोलेंगे, बैडू। और चौथा ऑप्शन कहेंगे वुल्फ फ्रेम अल्फा। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर करते चलिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे क्या करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को फटाफट तुरंत शेयर कर दें। देखिए, अगर आप लोगों ने हमारा सपोर्ट कर दिया ना, तो ये मान के चलिए आप जिस भी हमारे चैनल पर देख रहे हैं
और जिस उद्देश्य से देख रहे हैं, मैं दावा करता हूं आपका उद्देश्य जरूर कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। वुल्फ्रेम अल्फा की बात करते हैं तो ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। वैसे तो इनडायरेक्टली रूप से है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्टली रूप से ये नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। इसका भी जवाब आप दीजिएगा। देखिए यहाँ पर माउस बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कीबोर्ड है, ए है, स्कैनर है दोस्तों, ठीक है। इसमें से आपको जवाब देना है कि इनपुट इकाई किसे कहा जाता है, ठीक है। इनपुट इकाई किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन कहता है माउस, दूसरा ऑप्शन कहता है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन कहता है स्कैनर और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से सभी। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन कहा गया है जो सबसे कमजोर बच्चे होते हैं उनको आप सिखाकर दिखाइए, तभी आप एक बेस्ट टीचर माने जाएंगे। आप लोग भी पढ़ाएंगे, आप लोग में भी से कुछ कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। जो जिस उद्देश्य के लिए देख रहा होगा, वो जिस उद्देश्य के लिए जा रहा है या देख रहा है, जिसमें भी वो जाएगा वो बेहतर काम करेगा और अच्छे तरीके से अपने काम को ईमानदारी से करेगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ये समझाइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अब वो बातें जो मैं कहने चाह रहा था उससे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर में कौन इनपुट इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए सॉरी, ए है हमारा, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो एक स्क्रीन है, और जब हम क्या करते हैं कि कुछ भी एक तरह से इसमें क्लिक करते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो वो इसमें आता है कंप्यूटर में, तो उसे इनपुट कहा जाता है। जो कुछ भी हम लिखते हैं इसमें क्या होता है कि एक तरह से अंदर जाता है, तो उसके वजह से वो तो जो फ्रंट पे आता है उसे आउटपुट कहा जाएगा। और इसमें भी अगर देखा जाए तो स्कैनर की भी बात करते हैं तो स्कैन करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो इनपुट इकाई है। तो ध्यान रखिएगा इनपुट इकाई में अगर आप देखें तो माउस भी आएगा, कीबोर्ड भी आएगा, स्कैनर भी आएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। 1 किलो बाइट यानी कि केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन कहता है 1024 बाइट, दूसरा ऑप्शन कहता है 1024 मेगाबाइट, तीसरा ऑप्शन कहता है 1024 गीगाबाइट और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर के दीजिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, ठीक है। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया भी और वे लोग सही भी हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप जवाब देते रहिए और फटाफट आंसर करते चलिए। ऐसे में अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहला सही हो जाएगा 1024। 1024 की बात करते हैं, 1 किलो बाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 के बाइट के बराबर होता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 केबी पहला ऑप्शन कहता है, 1000 दूसरा ऑप्शन कहता है 1024 MB, तीसरा ऑप्शन कहता है 1024 GB और चौथा ऑप्शन कहता है 1024 TB। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर करिए। चलिए इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB इज इक्वल टू कितना होता है, 1024 KB होता है। कितना होता है, 1024 KB होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। 1 GB के यानी कि 1 GB 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। पहला ऑप्शन कहता है 1024 KB, दूसरा ऑप्शन कहता है 1024 MB, तीसरा ऑप्शन कहता है 1024 GB और तीसरा ऑप्शन कहता है 1024 TB। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। ऐसे में अगर देखा जाए इसके जवाब के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा 1024 MB। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 GB इक्वल टू कितना होता है,
1 GB इज इक्वल टू यानी कि 1 GB इज इक्वल टू कितना होता है 1024 MB होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह पहल अच्छी लगी हो कि सॉरी यह पहल यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो ये जो सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी, आपकी 2 क्लास डेली चलती रहेगी। चलिए बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।